हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल मीडियम। हमने लास्ट क्लास में सोर्स ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था और आज हम ऑप्टिकल मीडियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिकल मीडियम के भी कुछ टाइप होते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। ऑप्टिकल मीडियम में जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये क्या होता है हम अभी देखेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। एंड इसका तीसरा टाइप जो होता है वो होता है ओपेक मीडियम। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का डेफिनेशन है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से आता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, ये कोई भी एक रैंडम ऑप्टिकल मीडियम हमने सिलेक्ट किया है और इस पे एक इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है। ये जो लाइट है, लाइट को यहाँ पे हमने इंसिडेंट एक रे की तरह माना है और इस पे जो फॉल हो रही है उसको इंसिडेंट रे कह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ भाग यहाँ से ट्रांसमिट कर जाए, ये नॉर्मल है सरफेस पे, कुछ भाग ऐसा ट्रांसमिट कर जाए और इसका कुछ भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भाग एब्जॉर्ब्ड हो जाए। तो हमको क्या समझ में आया, इस इंसिडेंट रे की 3 डेस्टिनेशन हो सकती हैं। इसका एक डेस्टिनेशन ये है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए उसका कुछ पोर्शन, रिफ्लेक्टेड रे, मान लीजिए कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए, तो इसको हम रिफ्रैक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा हो जाए कि एब्जॉर्ब हो जाए, तो यहाँ पे जो हो रही है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर कोई ऑप्टिकल मीडियम ऐसा है जो 100% ट्रांसमिशन करता है इंसिडेंट रे को, जो इंसिडेंट रे है अगर वो 100% ट्रांसमिट हो जा रही है, तो ऐसे ऑप्टिकल मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहेंगे, जहां पे 100% ट्रांसमिशन ऑफ इंसिडेंट रे मिले, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। कुछ मीडियम ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ भी रिफ्रैक्ट ना करे, कुछ भी ट्रांसमिट ना करे, मतलब 0% ट्रांसमिशन, मतलब इसके थ्रू, ऑप्टिकल मीडियम के थ्रू होते हुए कोई भी लाइट बाहर की ओर न निकले। ऐसे मीडियम को बोलेंगे ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम किसे कहते हैं, जहां पे 0% ट्रांसमिशन होता है इंसिडेंट रे का। तो जहां भी 0% ट्रांसमिशन होता है इंसिडेंट रे का, ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम कहते हैं। अब इन बिटवीन 0 से लेकर 100 के बीच भी कोई मीडियम हो सकता है। इसका मतलब यह है उसमें दोनों फिनोमिना होता हो, रिफ्लेक्ट भी होता हो और रिफ्रैक्ट भी होता हो, मतलब ट्रांसमिशन भी होता हो एंड रिफ्लेक्शन फिनोमिना भी होता हो। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं
ट्रांसलूसेंट मीडियम, तो हम इसमें लिख सकते हैं सम पोर्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू मीडियम। तो इसका मतलब ये कि कुछ पोर्शन जो लाइट का होता है वो केवल मीडियम से निकल के आगे की ओर चला जाता है एंड कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ट्रांसलूसेंट में कि इंटरनल डिफ्यूजन हो जाए, मतलब ये जो लाइट जब अंदर आती है तो यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाए, अंदर में ही कुछ इधर उधर रिफ्लेक्ट होने लगे उसके मॉलिक्यूल से टकरा के। तो हम इसमें इस टाइप से भी फिनोमिना देखते हैं कि इसमें इंटरनल डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग फिनोमिना होती है। अंदर में ही स्कैटरिंग हो जाती है उस लाइट की, या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है मॉलिक्यूल से टकरा के। तो उस कारण से अगर इस ऑप्टिकल मीडियम के दूसरे तरफ मान लीजिए यहां पे कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है और आपकी आई इस साइड है, आप इसमें इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं किसके थ्रू, इस ऑप्टिकल मीडियम के थ्रू, तो आपको देखने में बहुत परेशानी होगी, मतलब आप बहुत क्लियर ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, हमको जो विजन मिलता है ऑब्जेक्ट का वो क्लियर विजन मिलता है। क्यों क्लियर विजन मिलता है? क्योंकि यहां से जो भी लाइट, ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये चौक मान लीजिए ऑप्टिकल मीडियम के दूसरे तरफ है, तो यहां से जो लाइट निकल के इस ऑप्टिकल मीडियम से होते हुए आंखों तक पहुंचेगी, वो ऐसा हो सकता है कि अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो 100% यहां से पास हो जाएगी, और उस कारण से ये ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर दिखेगा। मतलब जब भी हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं तो वहां उसके थ्रू जब ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, एक तरफ आपकी आंख हो उस मीडियम के एंड दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको बहुत क्लियर ढंग से दिखेगा। और अगर यहाँ पे ओपेक मीडियम रख दिया जाए तो डेफिनेटली ओपेक मीडियम में ये होता है कि यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इधर ट्रांसमिट नहीं कर सकती, उस कारण से दिखेगी ही नहीं। तो ओपेक मीडियम अगर इसके सामने रख दिया जाए तो हम देख ही नहीं सकते। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रांसलूसेंट मीडियम? ट्रांसलूसेंट मीडियम अगर होगा तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगी तो सही, लेकिन हमें क्लियर नहीं दिखेगी। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर हम ध्यान दें तो ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जाम्पल फॉग हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब समटाइम्स इन्वायरमेंट हमारा फॉगी हो जाता है, तो स्पेशली जब दिल्ली वगैरह की हम बात करें, चंडीगढ़ वगैरह की जब हम बात करें, तो कई बार ऐसा न्यूज़ में आता है कि आज ट्रैफिक बहुत जैम चल रहा है या बहुत स्लो है, बिकॉज वहाँ पे बहुत फॉग हो गया है, सब तरफ लोग देख नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी लॉस हो गई है। समटाइम्स ये सब वर्ड यूज किया जाता है, विजिबिलिटी लॉस हो गई है। अगर बल्ब जो कार का जो लाइट होता है, हेडलाइट, अगर वहाँ से रेज निकल रही है तो बस वो क्लियर नहीं कर पा रही हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है विजिबिलिटी लॉस की। तो ये होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम में। ट्रांसलूसेंट मीडियम का मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि जब आपके पास एक कागज़ है, कागज़ सीट, मान लीजिए एक प्लेन पेपर का एक सीट है, और जब तक वो सीट है उसके दूसरे तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ओपेक मीडियम की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही उस कागज़ के सीट में थोड़ा सा आप ऑयल डिप कर दोगे या ऑयल की कुछ ड्रॉपलेट्स गिरा दोगे तो आर पार दिखने की प्रॉपर्टी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं आती है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि वो ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जाम्पल है। या फिर आप ऐसा मान सकते हो ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जाम्पल, आपको याद होगा ट्रेसिंग पेपर, जब भी हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं समटाइम्स तो हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उसके नीचे रखते हैं और ट्रेसिंग पेपर को उसके ऊपर रखते हैं, एंड ट्रेसिंग पेपर की सहायता से, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर भी एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मीडियम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलूसेंट मीडियम होता क्या है।
एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम होता क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे मतलब आपको विजिबिलिटी 100% क्लियर मिले उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब जहां से जो इंसिडेंट लाइट है वो आर पार हो जा रही है, ट्रांसमिशन हो जा रहा है उसका 100%, तो ऐसे को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे कि वाटर, हम क्लीन वाटर को ऐसा मान सकते हैं लेकिन होता नहीं 100%, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हम ग्लास की बात करें, आपको याद होगा जैसे कि ग्लास फॉर एग्जांपल हमारे कार का सामने ग्लास ही मान लीजिए, जो ग्लास रहती है वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। या फिर आपने देखा होगा कि जो ऑफिस में दो टाइप से ग्लास यूज़ किए जाते हैं, एक तो होता है कि जो 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड कुछ ग्लास इस टाइप से यूज़ किए जाते हैं जिसको स्पेशली हम फ्रोस्टेड ग्लास कहते हैं। तो जो फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं वो बेसिकली आर पार नहीं दिखते। तो आपने देखा होगा कि जो बॉस लोगों की कैबिन बनी होती है वो फ्रोस्टेड ग्लास से बनी होती है। या फिर हम मॉल की बात करें, अगर मॉल में हम यूरिनल की बात करें तो वहाँ पे जो पार्टीशन दिए जाते हैं वो फ्रोस्टेड ग्लास से दिए जाते हैं, उससे आर पार हमें नहीं दिखती चीज़ें। तो ये सब एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मीडियम की। ऑलमोस्ट आप वाटर की भी बात कर लें, आप ग्लास की भी बात कर लें, लगभग सभी ऑब्जेक्ट, भले ही हम उसको ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ हैं, क्योंकि इसमें 100% कभी भी नहीं होता। आप वाटर की भी बात करें तो वाटर 100% ट्रांसमिशन नहीं करता, हो सकता है 1-8% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे, लेकिन चूंकि उसकी जो रेंज है वो 99% की ओर है, इसलिए उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखते हैं। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास भी 100% ट्रांसमिट नहीं करता, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप एस.सी. वर्मा सर के वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने एक लेजर की मदद से इस चीज को दिखाया है कि किस तरीके से वाटर सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो उसका मैक्सिमम भाग ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ये वीडियो लिंक मैंने अपने वीडियो पे शेयर किया हुआ है, प्लीज इसको देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने रहे। आप भले ही वाटर को ट्रांसपेरेंट मीडियम मानते हो, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसकी कुछ ना कुछ भाग रिफ्लेक्ट भी होती है इंसिडेंट रे की। तो ये ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल मीडियम था, लेकिन इससे कुछ हमें और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी ये डेफिनेशंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा ओपेक मीडियम के बारे में। ये जो ओपेक मीडियम है, ये ओपेक मीडियम जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये इस टाइप से भी हो सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट ही ना करें। कोई भी लाइट जो आ रही है, लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो विब्ज्योर होता है उसको वो रिफ्लेक्ट ही ना करें, तो ऐसे बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। इस ओपेक मीडियम में ही हम एक स्पेशल टाइप देख रहे हैं, ब्लैक बॉडी। ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ऐसे बॉडी होते हैं जो लाइट जब उस पर फॉल होती है तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है। तो ऐसे बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका कलर ब्लैक हो, नो डाउट अगर कलर ब्लैक है तब भी वो ब्लैक बॉडी टाइप से बिहेव कर सकता है, लेकिन ब्लैक बॉडी की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं, स्पेशली इसको थर्मोडायनामिक्स एंड रेडिएशंस में स्टडी करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ब्लैक बॉडी का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, लिटरली ब्लैक जो कोई बॉडी हो उससे कोई लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सभी लाइट के कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करने के कारण ही वो ब्लैक हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी जो होती है वो किसी प्रकार का सोर्स नहीं है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स नहीं है ब्लैक बॉडी, और ये ओपेक बॉडी होती हैं। तो इस तरीके से इसमें बेसिकली 3 फिनोमिना होती है इंसिडेंट रे के साथ, या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, या फिर वो रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, या फिर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो इन्हीं सब फिनोमिना को अब आगे बढ़ाते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा करते हैं ऑप्टिकल मीडियम में। हमने लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट और इसका मेजरमेंट। स्पीड ऑफ लाइट की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि इसकी जो स्पीड है वो फाइनाइट है। इसकी जो स्पीड है वो फाइनाइट है और सभी डायरेक्शंस में। अगर हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, अब इनर्शियल फ्रेम क्या है, अब ये थोड़ा एडवांस कोर्स का सब्जेक्ट है, अभी उसको भूल जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।
तो ये वैल्यू जो होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल c से है, और इसकी जो वैल्यू होती है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। इससे हम इसको शो करते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किस में है? वैक्यूम में। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो वैक्यूम में इतनी होती है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में इतनी है, ये स्लो चलती है। अगर कोई मीडियम में आ जाए, अगर कोई ऑप्टिकल मीडियम में आ जाए, वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में आ जाए, तो उसमें स्लो चलती हैं। तो मुझे क्या समझ में आया? यदि लाइट किसी मीडियम में चलती है और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करें, तो मैं उसको सपोज v से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट की हम चर्चा करें किसी मीडियम में, और ये मीडियम भी कैसा होगा? या तो ये ट्रांसलूसेंट मीडियम होगा, या फिर ये कैसा मीडियम होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। क्योंकि ओपेक मीडियम की बात करें तो ओपेक मीडियम में तो बिल्कुल ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता, तो उसके अंदर जाएगा कैसे? तो ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो मीडियम की चर्चा की जा रही है, ये मीडियम बेसिकली क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो v होती है उसकी वैल्यू होती है लेस देन c। ये जो v होता है वो लेस देन c होता है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी मीडियम में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और स्टार्टिंग के दिनों में न्यूटन ने ये इसको गलत ढंग से परिभाषित किया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये था, जब न्यूटन ने अपना कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था तो उसमें इस टाइप से लिखा हुआ था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो किसी मीडियम में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वैक्यूम में। लेकिन बाद में जब हाइगन ने अपना प्रिंसिपल दिया, वेव थ्योरी एंड ऑल भी बहुत सारे रिसर्च हुए, तो उससे ये क्लियर हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी मीडियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आज के डेट पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम में उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। और वैक्यूम में कितना होती है? इस टाइप से हम लिखते हैं इसको। बेसिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस टाइप से लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा आपको याद रखनी है। लेकिन इसको साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, ये जो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक की पहुंचने की जर्नी मैंने उस समय कुछ बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, वो आप ज़रूर याद रखें क्योंकि वो बहुत ही रोचक है। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक मेज़रमेंट है कि किस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कमी होती है। तो चलिए अभी उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम का। फ्रेंड्स, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देखेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ऑप्टिकल मीडियम इसको कुछ बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करता है एंड कुछ बुक में एन से रिप्रेजेंट करता है। दोनों सेम ही चीज़ है, बट ये क्या है वो समझते हैं। ये बेसिकली जो म्यू है वो इस तरीके से है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या है, जो डिनोमिनेटर टर्म है V वो लेस देन C है, तो म्यू क्या होगा? म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर वैक्यूम की केस करें तो वैक्यूम के लिए चूंकि ये भी C है और ये भी C है तो क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो म्यू की वैल्यू रहती है वो या तो ग्रेटर देन 1
या फिर इक्वल टू 1 होगी, इक्वल टू 1 वैक्यूम के केस में होगी। अब ये जो V है वो लेस देन C होती क्यों है? क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं, अगर हम वैक्यूम को छोड़ दें तो बाकी तो सब मटेरियलिस्टिक थिंग है, तो उसमें जब लाइट जाती है तो अपनी स्पीड स्लो करती है, क्योंकि लाइट इंटरेक्ट करती है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ एंड एटसेट्रा। तो क्या होता है कि हिंड्रेंस डेवलप होता है लाइट को अपने प्रोपोगेशन में, तो उस कारण से वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो कम होने की वजह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है कुछ C/V है, इसलिए ये जो म्यू की वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उनके वैल्यूज याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम के लिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो एयर के लिए होती है 1.0003, और ये जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, ये अप्रोक्सीमेट नियर सी लेवल है, ये ध्यान रखिएगा, ये नियर सी लेवल है। उसके बाद ग्लास, और ग्लास के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी का है क्राउन ग्लास। तो जो क्राउन ग्लास होती है उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1.52। उसी तरीके से फ्लिंट ग्लास आता है, फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1.65। उसी तरीके से वाटर होती है, वाटर के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.33। कैरोसिन के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 1.41। तो आप देख रहे हैं, आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि ये जो म्यू की वैल्यू है वो एवरी मटेरियल्स के लिए अलग है। हो सकता है कि कोई दो मटेरियल के लिए सेम भी हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ये मटेरियल के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। तो हमको क्या क्या समझ में आया कि जो म्यू है, म्यू ये मटेरियल डिपेंडेंट है। ये म्यू किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये जो म्यू है वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल है, कि अगर मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगा। म्यू क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल। तो उसकी ये रेशियो है, और ये जो रेशियो है ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल चेंज करेंगे तो म्यू की वैल्यू चेंज होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ डेंसिटी से हो सकता है क्या, डेंसिटी के साथ डिपेंडेंट हो सकता है क्या? तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हाँ, अगर हम इनकी देखें एयर के रिस्पेक्ट में ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है ग्लास की, एयर के रिस्पेक्ट में देखें तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वाटर से ज़्यादा ग्लास की डेंसिटी होती है। तो हाँ, डेंसिटी बढ़ने के कारण, डेंसिटी अगर मटेरियल की बढ़ रही है तो म्यू बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम केरोसिन देखें तो जो केरोसिन की डेंसिटी होती है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 750 से लेकर 800 kg पर मीटर क्यूब होती है, और वाटर की डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है किसी मटेरियल की तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है लेना देना वो मटेरियल की डेंसिटी से लेना देना नहीं है, उसके कंपोजिशन से लेना देना है। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, तो ये मटेरियल के किस पे डिपेंड करता है? कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल डेंसिटी। मतलब अगर आप दो मटेरियल की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके डेंसिटी को लेकर कंपैरिजन मत करिए, उनके कंपोजिशंस को लेकर कंपैरिजंस होंगे, एंड कंपोजिशन के कारण इसमें म्यू की अलग अलग वैल्यू रहेंगी। तो ये आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि ऐसा नहीं कि इनके डेंसिटी को देख लिए और उसके अकॉर्डिंगली आपने म्यू उसको बता दिया कि नहीं ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि म्यू किस पे डिपेंड करता है। तो म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स कंपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका जो है म्यू ऑन कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि म्यू को हम
म्यू की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपके पास म्यू की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है तो आप रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन द म्यू, क्योंकि म्यू की कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली कैसा रिफ्रैक्ट होगा, वो एवरीथिंग उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए म्यू की अंडरस्टैंडिंग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जब मैं रिफ्रैक्शन समझाऊंगा तब म्यू की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस म्यू को नहीं बता रहा हूं। म्यू की फिजिकल सिग्निफिकेंस हम कब देखेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं और डेफिनेशन से कुछ अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी म्यू किस किस चीजों पे डिपेंड करती है थोड़ा सा और देखते हैं। दूसरा, म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। ये जो इसमें इंसिडेंट रे आ रही है, जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल मीडियम पे आती है वो बाद रिफ्रैक्ट होने वाली है, तो रिफ्रैक्ट जब होगी तो उस समय म्यू की प्रॉपर्टी काम आती है। तो ये कौन सा लाइट का कौन सा कंपोनेंट, विबजियोर का कौन सा कंपोनेंट उस पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली म्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये आपको बड़ा अटपटा लग रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं, थोड़ा सा मैं समझाता हूं फॉर्मूला लिख के तो क्लियर हो जाएगा। 1836 पे ऑगस्टीन लुइस कॉकी ने एक इक्वेशन दिया था, किसके लिए, म्यू के लिए। और वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से था, म्यू इज इक्वल टू A0 प्लस A1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डैश डैश डैश। आप इसके सेकेंड ऑर्डर टर्म तक भी ले सकते हैं, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 और A0 ये कांस्टेंट हैं, A0 and A1 are constants। इनफैक्ट A2 भी, आप चाहें तो A2 भी लिख लीजिए, constants and which depend on material। ये कांस्टेंट तो है लेकिन इनकी एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो जाएगी। और ये है लैम्डा, ये जो है ये है लैम्डा। लैम्डा कहाँ है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इन वैक्यूम, ये ध्यान देने वाली है। ये जो वेवलेंथ आप लेंगे ये वेवलेंथ इन वैक्यूम लेंगे। फ्रेंड्स, यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि म्यू लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, और ये A1 और A0 और A2 की जो वैल्यू है वो डिपेंड्स कर रही है मटेरियल पे। मतलब अगर मैं मटेरियल कांस्टेंट रख लूं तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, लैम्डा पे। मैं ये बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को चेंज करते जाऊं तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, आपको ये पता है कि वीबजियोर में अगर मैं इधर की ओर जाऊं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। वीबजियोर में अगर मैं इधर की ओर जाऊं तो लैम्डा इंक्रीज होता है। अगर मैं वीबजियोर में इधर की ही ओर जाऊं तो मेरा म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज जैसे ही लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा म्यू डिक्रीज होगा। तो इससे मुझे एक सीधा मतलब यह समझ में आया कि म्यू फॉर रेड इज लेस देन म्यू फॉर वायलेट। और यही रीजन है डिस्पर्सन का। आप डिस्पर्सन पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा कि डिस्पर्सन क्या होती है। उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यही चीज है, म्यू रेड है लेस देन एज कंपेयर टू म्यू वायलेट। तो ये जो चीजें हैं ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है कि जो म्यू है दैट डिपेंड्स ऑन लैम्डा एंड ऑल्सो मटेरियल। तो ये वाला पार्ट मटेरियल का है,
A0, A1, A2 एंड लैम्डा जो है वो उस पे जो लाइट इंसिडेंट गिर रही है उसकी वेवलेंथ वैक्यूम में कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली म्यू डिसाइड होगा। तो ये हमने अभी दो चीज डिस्कशन कर लिया है कि म्यू मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है एंड लैम्डा पे भी डिपेंड करती है। एक मैं थर्ड डिपेंडेंसी भी बताऊंगा म्यू का, तो चलिए अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी म्यू की एक तीसरी डिपेंडेंसी देखेंगे। म्यू डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ a particular optical medium। अब आपको ये चीज़ थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मैंने तो अभी बोला था कि डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है और अभी बोल रहा हूँ कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ पे मीडियम फिक्स किया है। जब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे तब मीडियम अलग अलग थे। आप ध्यान दीजिए, एयर की बात कर रहा हूं तो एयर में मीडियम अलग है, मैं अगर क्राउन ग्लास की बात कर रहा हूं तो मीडियम अलग है, फ्लिंट ग्लास की बात कर रहा हूं तो मीडियम अलग है। तो अलग अलग मीडियम में डेंसिटी को कंपैरिजन मत करिए। इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या लिखा है, पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम। मैंने ऑप्टिकल मीडियम को कांस्टेंट कर दिया और अगर वहां पे वेरिएशन दे रहे हैं डेंसिटी का, क्योंकि कंपोजिशन तो अभी सेम है, मीडियम का कंपोजिशन जो है वो तो सेम हो गया, तो हां उसके डेंसिटी पे डिपेंड कर सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे मैंने जो डेंसिटी लिखा है वो किसके लिए लिखा है, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। ऐसा नहीं कि आप दो मीडियम हैं और उनके डेंसिटी अलग अलग है उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। तो जब ऐसे केसेस हों और स्पेशली ये फ्लूइड हो, फ्लूइड, ये मीडियम भी कैसा हो, फ्लूइड। जब भी मैं फ्लूइड बोलता हूं तो आपके मन में दो चीजें आना चाहिए। फ्लूइड का जो डेफिनेशन होता है फिजिक्स में, उसका मतलब होता है लिक्विड एंड दूसरा होता है गैस। ये दोनों के लिए वैलिड हैं डेंसिटी डिपेंडेंसी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला 1863 में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है ग्लेडस्टोन एंड डेलेज। ये दो साइंटिस्ट ने 1863 पे इसके लिए एक कुछ फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, म्यू माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू ए लैम्डा। इसका मतलब ये है कि ये डेंसिटी डिपेंडेंसी तो है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। ये ध्यान देने वाली बात है। ए लैम्डा का मतलब है ये कांस्टेंट है for a particular material, but depends on lambda। और ये क्या है, डेंसिटी। आप इसको वेरी करते जाइए। डेंसिटी ऑफ अ, ये वर्ड लिखना ना भूलें, पर्टिकुलर मीडियम, बेटर रहेगा वो मीडियम, फ्लूइड लिख दें। तो एक पर्टिकुलर फ्लूइड लिया, उसके डेंसिटी को अगर हम वेरी करते हैं तो म्यू किस प्रकार से वेरी होगा, उसके लिए ये ग्लैडस्टोन ने ये फॉर्मूला दिया है। और ये लैम्डा डिपेंडेंसी है, हमको लैम्डा को भी कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए अगर हम बात करेंगे, अलग अलग डेंसिटी अगर लेते हैं तो म्यू हम बता सकते हैं क्या है। आप देख रहे होंगे कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा, अगर पर्टिकुलर मटेरियल का या पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम का अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। ये आप ऐसा बोल सकते हैं, यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर मैंने डी बढ़ाया तो म्यू बढ़ेगा, अगर मैं डी कम करूंगा तो म्यू कम होगा। लेकिन ये जो कंक्लूजन है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिए, इसको रिमार्क्स में लिखिए, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, वो मीडियम भी कैसा, फ्लूइड एंड लैम्डा, दोनों चीज मैंने कांस्टेंट किया, तब मैं ये कंक्लूजन लिख सकता हूं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सोच रहे होंगे कि ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप से लग रहा है। नो, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। भले ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दी गई है, बट इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्प हो जाएगी। क्यों शार्प होगी, क्योंकि आप इन सब चीजों का यूज करने वाले हैं। जब हम
एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि अर्थ सरफेस के पास एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइट में जाने पे। हाइट में जाने पे क्या होता है, वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं डेंसिटी कम हो जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो जहां कहीं भी मान लीजिए आपके पास एक वाटर है, वाटर नॉर्मली आपका 1.33 आप मानते हैं, लेकिन अगर आप वाटर को गर्म कर दें, वाटर को अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी में कमी हो जाएगी। और चूंकि कमी हो जा रही है तो नो डाउट उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कमी होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कमी को बताता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, हो सकता है कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास दो वाटर सैंपल हैं, एक वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड दूसरा वाटर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके बस नॉलेज चेक करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, बस उसी चीज़ के लिए। उसके आपके एग्जैक्ट वैल्यू पूछे जरूरी नहीं, क्योंकि इनके जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से आएंगे। ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये समटाइम्स कुछ जगह के लिए वैलिड है, कुछ जगह के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वैलिड है। ये जितने भी फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं दैट इज जस्ट रफली वन काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, आप ऐसा मान सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी हमने फॉर्मूला डिस्कशन किए हैं, चाहे हम ऑगस्टिन लुइस कॉकी की बात करें, चाहे हम ये ग्लैडस्टोन डेलेस की बात करें, ये सभी के सभी किस स्पेक्ट्रम के लिए वैलिड है, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए वैलिड है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए वैलिड है, ये यूवी या फिर इंफ्रारेड के लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए कुछ और मॉडिफिकेशंस होते हैं या कोई नए टाइप से फॉर्मूले आते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम ही हमारे कोर्स में है तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर बहुत क्लियर हो गई है कि हमें यह क्लियर हो गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि इंसिडेंट रे की वेवलेंथ क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये तीन टाइप से डिपेंडेंसी मैंने दिखा दिया। दूसरा, जब भी डेंसिटी की बात करता हूं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जब कई बार हम होता है कि टेम्परेचर जब फ्लूइड का बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वन काइंड ऑफ ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी बता रहा है। अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ वहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ जा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो डेंसिटी, प्रेशर भी वन काइंड ऑफ इंडिकेटर है डेंसिटी का। तो ये जो डी टर्म है, बेसिकली डी टर्म को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। आपको बस इतना ही ध्यान देना होगा कि इस टेम्परेचर एंड प्रेशर के वेरिएशन से डेंसिटी में क्या वेरिएशन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूजन निकालना होगा। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि जो म्यू है, म्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रेशर। तो ये दोनों चीज पे है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, या फिर ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो इस टाइप से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा और अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के ऊपर, क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस में है। तो चलिए थोड़ा सा उसका स्टडी कर लेते हैं। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमको ऐसा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ किलोमीटर्स का है। उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे हमको ये पता है कि प्रेशर कम होते जाता है, एयर प्रेशर कम होते जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें भी चेंजेस आते जाते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये भी आप ऐसा मान सकते हो कि एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, इसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रखना है, बट थोड़े से कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, उसके लिए बस ये बता रहा हूँ। n इज इक्वल टू K1/T P प्लस K2E अपॉन T। आप यहाँ से ये n क्या चीज़ है, n होता है रिफ्रैक्टिविटी। अब ये एक नया टर्म आ गया आपके पास, रिफ्रैक्टिविटी। तो ये रिफ्रैक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है उसको समझ लें। n इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 10⁻⁶।
एक्चुअली होता क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया, समुद्र तल पे 1.0003 या 278 ऐसा अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। ये जो म्यू होता है, जिसको मैं म्यू नॉट से शो कर रहा हूँ, 1.00278, और ये तो यूनिट लेस है, इसको मैं बता रहा हूँ नियर सी लेवल। तो नियर सी लेवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है 1.00278। अगर इसमें वेरिएशन करें तो कौन से डिजिट में वेरिएशन होगा, डेफिनेटली शुरू के 3 डिजिट्स में तो वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होगा, 278, ये वाले या उसके आगे वाले जितने डिजिट्स हैं उसमें वेरिएशन होगा। तो वो बहुत छोटे वेरिएशंस होते हैं, उनको प्लॉट करना या स्केल में देखना, वो जस्ट लाइक एक ही डॉट पे आएंगे। तो उसको एनलार्ज करने के लिए, जूम करने के लिए एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिविटी, जिसको n लिखा गया म्यू माइनस 1 इंटू 10⁻6। तो इसके अकॉर्डिंगली, इस स्केल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इस n स्केल के अकॉर्डिंगली, तो n इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर म्यू के लिए, इसी म्यू के लिए कितना हो जाएगा, 278। आप 1 माइनस कर लीजिए और इंटू 10⁻6 कर लीजिए, 278। तो ये जो रिफ्रैक्टिविटी है एक नया स्केल में आ गया, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लूज नहीं हो रहा है, बल्कि और क्लैरिटी हो रही, जूम करके देख रहे हैं उन्हीं चीजों को। तो वो हो गया 278 नियर सी लेवल। तो इस टाइप से हमको ये चीज क्लियर हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब ये चीज समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ म्यू। आप ऐसा ले सकते हैं, ये म्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे, वो भी कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे एयर का, ये फॉर्मूला बेसिकली एयर के लिए, ध्यान रखिएगा, फ्लूइड के लिए नहीं है, एयर के लिए है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एयर का, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, ये जो P है, P प्रेशर है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे किसका, एयर का, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। E ह्यूमिडिटी को बताता है, ये मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या क्या चीज समझ में आया, इन टर्म्स की हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि टी को क्या बोलते हैं। तो टी जो होता है वो होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टी जो है बेसिकली टेम्परेचर इन केल्विन है। पी प्रेशर ऑफ एयर, और इसका जो यूनिट है यहां पे मिली बार है। जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं तो यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिए किसी भी फॉर्मूले में, अदरवाइज इक्वेशन रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद हम K1 की बात करें या E की बात कर लेते हैं। E जो है वो होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर which is expressed in terms of partial vapor pressure of water presented in air, और इसका जो यूनिट है वो है मिली बार। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये K1 और K2 क्या है, K1 और K2 कांस्टेंट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, K1 इक्वल टू 79 मिली बार अपॉन केल्विन, एंड K2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4810 केल्विन। बट इन सब वैल्यू से, इस सब फॉर्मूला से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको बस एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि जो मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ आपको। वो मैसेज यही है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट है एंड ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर डाउन होते जाता है। प्रेशर अगर डाउन होते जाएगा तो रिफ्रैक्टिविटी कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिविटी कम हो रही है, इसका सिंपल मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। तो ये वन काइंड ऑफ एक एक्सप्लेनेशन है जो आप पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि गर्मी के दिनों में क्या होता है। गर्मी के दिनों में ये होता है कि जो नियर अर्थ सरफेस होते हैं,
जो अर्थ सरफेस होता है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस कारण से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस से जो आसपास के जितने भी एयर रहते हैं उनका अगर हम देखें तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू थोड़े से ऊंचाई वाले एयर के रिस्पेक्ट में। तो गर्मी के दिनों में ऐसा होगा कि अर्थ सरफेस के आसपास वाले जो एयर हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू थोड़े से ऊंचाई वाले के लिए। अगर हम उसी का अपोजिट देखें, ठंडी के दिनों की देखें, तो ठंडी के दिनों में ऐसा होगा कि अर्थ सरफेस के पास वाले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू थोड़े से ऊंचाई वाले। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए, उसको आप इससे कोरिलेट करिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, स्पेशली इन द केस ऑफ एयर। क्योंकि एयर का केस बहुत ही मतलब वेरिएबल है और आपको सिचुएशन डिपेंडेंट होती हैं ये सब चीज़ें, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो ये फॉर्मूला आप मोटा मोटी याद कर लिए, भले ये वैल्यूज़ याद मत करिए K1 K2 की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से डिपेंडेंट होता है वो जरूर याद रखें। तो ये ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर एंड रेरर मीडियम। तो किसको ऑप्टिकली डेंसर एंड रेरर मीडियम कहते हैं उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही हमें रिफ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। फ्रेंड्स, अभी हम ऑप्टिकली डेंसर एंड रेरर मीडियम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो टॉपिक का नाम हम लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिकली डेंसर एंड रेरर मीडियम। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो जब भी हम ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेरर मीडियम की बात करते हैं, जब भी इस टाइप से बात करेंगे कि ये डेंसर है, रेरर है, तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ये दोनों टर्म यूज करने हैं कि ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेरर मीडियम है, तो सबसे पहले आपको दो मीडियम की चर्चा करनी पड़ेगी जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ये है ग्लास स्लैब और इसके ऊपर में एयर है। इस टाइप से मीडियम को हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर वाटर है, या फिर आपके बकेट में पानी है। मान लीजिए ये कोई बकेट ही है, मान लीजिए इसको वाटर ले रहा हूं और इसके ऊपर में एयर है, ये एयर है, ये एयर है। या फिर हम एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मान लीजिए यहां पे वाटर है और इसके ऊपर में केरोसिन का पूरा एक लेयर है। केरोसिन जो होता है वो हल्का होता है और हल्के होने की वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कम होने की वजह से ऊपर में फ्लोट करता है। अगर मेरे को ऑप्टिकली डेंसर एंड रेरर मीडियम बताना है तो मुझे एक पेयर में चाहिए मीडियम्स। हम दो मीडियम की पहले बात करेंगे जिनमें एक इंटरफेस भी बनता हो, इसको बोलते हैं इंटरफेस। अब इसमें यह समझने की बात है कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। तो अगर मीडियम 1 एंड मीडियम 2 ऐसे दो पेयर की हम बात कर रहे हैं और यदि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस टाइप से लिखेंगे
मीडियम 1 इज डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में है ये? मीडियम 2। ये एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं जो कि वैलिड है अगेन, मीडियम 2 इज rarer medium with respect to medium 1। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी हम ऑप्टिकली रेरर या डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो कौन सा रेरर कौन सा डेंसर, इट्स डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीडियम, पेयर ऑफ टू मीडियम। तो दो मीडियम को आइडेंटिफाई करिए। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं डेंसर मीडियम की बात करूं एयर एंड ग्लास स्लैब में, तो हमको यह पता है कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू 1.003 एंड ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1.5 से लेकर 1.6 होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि केस 1, अगर मैं इसको नाम दूं केस 1, तो केस 1 में ग्लास स्लैब ऑप्टिकली डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड एयर इज ऑप्टिकली रेरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब। अगर मैं इनकी डेंसिटी की भी बात करूं, जो नॉर्मल डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो नो डाउट ग्लास की ज्यादा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपको कंपैरिजन नहीं करनी है। जब भी हम ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम की बात करते हैं तो हम उसको डेंसिटी, जो उनकी नॉर्मल डेंसिटी जिसको हम मास अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, उससे आपको कंपैरिजन नहीं करनी है। ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेरर मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका सीधा लेना देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नॉट डेंसिटी जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इससे लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेरर मीडियम का लेना देना म्यू से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नॉट उसके डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा मीडियम है, जो ये ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, एयर रेरर मीडियम है। ठीक उसी तरीके से एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू 1.0003 और वाटर का क्या होता है, वाटर का होता है 4/3 मतलब 1.33। तो आप देख रहे होंगे अगेन वाटर यहां पे क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेरर मीडियम है। तो इस तरीके से यहां पे भी हमें समझ में आ गया। केस 2, इसको अगर मैं केस 2 नाम दूं। केस 3 की बात करें, केस 3 में अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1.33। अगर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू 1.5 टू 1.6। तो आप एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ग्लास स्लैब, अगर वाटर और ग्लास स्लैब का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ग्लास स्लैब जो है वो है डेंसर मीडियम एंड वाटर जो है वो है रेरर मीडियम। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन के लिए जो म्यू होती है वो होता है 1.41। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए म्यू होता है 1.33। अगर मैं यहां पे बात करूं कि केरोसिन कौन सा मीडियम है तो केरोसिन है डेंसर मीडियम एंड वाटर है रेरर मीडियम, क्योंकि केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.41 विच इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज 1.33। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या चीज होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक और डेफिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो चलिए उसको देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जब भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की हम बात करेंगे तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वहां भी हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यहां के लिए भी हमको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए? पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, मतलब मेरा मीडियम 1 दैट इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2 होगा। ठीक है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, μ1 2। इसका मतलब ये होता है, या इसको समटाइम्स हम ऐसा भी लिखा करते हैं n12, या फिर हम ऐसा भी लिखा करते हैं n12। इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यहां से आप इसको पढ़ना चालू करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखा इस तरीके से जाता है, इसका जो मतलब होता है μ1 अपॉन μ2। इसको हम लिखते कैसे हैं? μ1 अपॉन μ2। अब आपको यह पता है कि जो μ1 है, μ1 मतलब क्या है? c अपॉन v1। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, c अपॉन v2। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों ही केस में सेम रहेगा इन वैक्यूम, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा v2 बाई v1। आपको ये ध्यान रखना है 2μ1 का मतलब क्या है? रिलेटिव, ये बेसिकली क्या बताता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, और किसका? 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसको μ1 बाई μ2 रखते हैं, जो फाइनली v2 अपॉन v1 होता है। फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट और अभी हम देखने वाले हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, आप इसको मान के चलिए कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू से डिनोट कर रहे हैं। और मान लीजिए यहां पे एक लाइट आई ऐसा, और ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के या फिर इस ऑप्टिकल मीडियम के इस साइड वैक्यूम है। आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस साइड वैक्यूम है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी यहां पे c होगी। जैसे ये लाइट अंदर एंटर करेगी तो ये एक दूसरे वेलोसिटी से जाने लगेगी, और उस वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, और ये लाइट फिर आगे निकल जाती है। और मान लीजिए कि अगेन यहां पे वैक्यूम है, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल एजम्पशन है, यहां पे भी वैक्यूम है। ओके, तो मुझे ये बताना है कि यहां पे अगर मैं लैम्डा 1 लिखता हूं और यहां पे अगर मैं लैम्डा 2 लिखता हूं, किसका लैम्डा लिख रहा हूं? लाइट के वेवलेंथ को अगर मैं यहां पे लैम्डा 1 लिख रहा हूं और लाइट के वेवलेंथ को अगर मैं यहां पे लैम्डा 2 लिख रहा हूं, तो उनमें क्या रिलेशनशिप होगा? तो एक चीज मुझे क्लियर है कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन भी, क्योंकि ये वैक्यूम ही है। ये क्या है? बेसिकली वैक्यूम ही है, सी अपॉन भी। तो यहां पे वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको ये पता है कि जो इसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट को आप h म्यू से डिनोट करते हैं, ये h न्यू है। ओके, यहां पे भी एनर्जी ऑफ लाइट
एच न्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, एक चीज मुझे समझ में आया, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी म्यू है, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी म्यू है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो C इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ऐसा हम लिखा करते हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, टी मतलब टाइम पीरियड एंड C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम यहां पे 1 से डिनोट किए, तो 1 से डिनोट करेंगे, बाद में करेंगे। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये जो न्यू है, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दिस इज टाइम पीरियड एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब मुझे समझ में आ गया कि C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। अब अगर मीडियम भी चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो मुझे पता है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे न्यू को कांस्टेंट करना है। आप ध्यान दीजिए, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन मुझे न्यू को कांस्टेंट रख रहा है, इसका मतलब मुझे लैम्डा को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसी फॉर्म में ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज V अपॉन लैम्डा, और ये जो है ये वैक्यूम का था, तो ये मीडियम का मान सकते हैं। अगर ये वैक्यूम का था तो ये मीडियम का आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो न्यू है, जो कि फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो वैक्यूम में रहे चाहे वो मीडियम में रहे। तो आपको क्या समझ में आया कि जब वैक्यूम से लाइट ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो उसके लैम्डा में परिवर्तन होता है, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? उसके फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आता है म्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, जहां लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ इन वैक्यूम, इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, जहां पे V का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप यहां से फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा 2। V बाई लैम्डा 2, आपको ये पता है कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है C बाई V। तो यहां से C बाई V का अगर रिलेशनशिप निकाल के देखिए, इसको आप कंसीडर करिए, और यहां से C बाई V का रिलेशनशिप निकाल के देखिए, तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया आपके पास। इसके अकॉर्डिंगली क्या है? इसके अकॉर्डिंगली ये है कि म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। ये भी होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये भी होता है C अपॉन V। ठीक उसी तरीके से अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिंपली हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा करते हैं। अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें 1, 2, तो ये हमें पता है कि ये होता है μ1 अपॉन μ2, V1 अपॉन V2, सॉरी V2 अपॉन V1। तो ठीक उसी तरीके से लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, जहां पे ये लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 दोनों ही मीडियम में बता रहे हैं, मतलब ये वेवलेंथ इन मीडियम 1 एंड ये बता रहा है वेवलेंथ इन मीडियम 2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहां पे C है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है, अगर V है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है। तो उसी तरीके से अगर यहां पे मीडियम 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा, मीडियम 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो हमको क्या क्या चीज समझ में आया कि जब एक लाइट किसी ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके वेवलेंथ में परिवर्तन होता है उस मीडियम के अकॉर्डिंगली, और डेफिनेटली वो क्या होगा? कम हो जाएगा वेवलेंथ। और चूंकि वेवलेंथ कम हो रहा है इसलिए स्पीड भी कम होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। आप देख रहे होंगे कि ये जो वेवलेंथ है दैट लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, ये ऑलवेज फॉलो होगा यहां पे, क्योंकि ये वैक्यूम से मीडियम में जा रही है।
व्हाट अबाउट वेलोसिटी? नो डाउट वेलोसिटी इज लेस देन c, ये जो है वेलोसिटी लेस देन c है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इस तरीके से लाइट की कुछ प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से चेंज होती है एक ऑप्टिकल मीडियम में, ये उसका पोर्ट्रे था। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया है रे ऑप्टिक्स का। अब हम नेक्स्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन से चालू करेंगे, उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से चालू करेंगे, और उससे पहले अप्रोक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे हैं थोड़ा सा हो सकता है कि वो हायर लेवल का हो, लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए। उस जो मैथमेटिकल फॉर्मूले मैंने दिए हैं उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट उससे अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है, सो दैट कि आपकी शार्पनेस अंडरस्टैंडिंग की और अच्छी हो सके। तो आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें, एंजॉय करिए फिजिक्स का। थैंक यू।